नमस्कार। आज खबरदार का स्पेशल एडिशन आपको हम सीधे जापान की राजधानी टोक्यो से दिखाने वाले हैं। मैं हूं श्वेता सिंह और क्वाड की एक एक खबर से आपको आज खबरदार करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर जब जापान पहुंचेंगे तो बहुत सारी उनकी बैठकें होनी है, लेकिन मुख्य तौर पर क्या होना है, क्वाड की बैठक। यहां पर क्वाड यानी 4 शक्तिशाली देशों का एक ऐसा समूह जिससे चीन परेशान हो जाता है। हम आपको सबसे पहले यह बताते हैं कि प्रधानमंत्री जो 2 दिनों के लिए यहां पर रहेंगे उसमें क्या क्या होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री टेक ऑफ कर चुके हैं भारत से और वो यहां के समय के अनुसार तो 7 बजे के बाद, लेकिन भारत के समय के अनुसार लगभग 4:30 बजे यहां पर पहुंच जाएंगे। तो 2 दिनों का उनका जो शेड्यूल है वो हम सबसे पहले आपको दिखाते हैं। कल टोक्यो पहुंचने के बाद पीएम मोदी जापान के कई बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे, जिसमें भारत और जापान के साथ होने वाले व्यापारिक संबंधों की बात की जाएगी। इसके अगले दिन 24 मई को पीएम क्वाड की बैठक में शामिल होंगे, जहां जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्राध्यक्षों के साथ मीटिंग होगी। इस मीटिंग में क्वाड देशों के बीच आर्थिक और व्यापारिक समझौते के अलावा इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती ताकत को रोकने की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। 24 तारीख दोपहर करीब 2:30 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से होगी। इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर है। पीएम मोदी की जापान यात्रा की शुरुआत हो चुकी है। दुनिया भर की निगाहें एक बार फिर हिंदुस्तान को देख रही हैं। 40 घंटे, 23 मीटिंग, 3 वर्ल्ड लीडर्स से मुलाकात और 36 जापानी सीईओ, प्रवासी भारतीयों से बात। यह है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अगले 2 दिनों का वो शेड्यूल जिस पर दुनिया भर की नजरें टिकी हुई हैं। टोक्यो में 23 और 24 मई को क्वाड सम्मेलन में शिरकत करने जा रहे पीएम मोदी करीब 40 घंटे तक जापान में रहेंगे और 23 बैठकों में हिस्सा लेंगे। साथ ही 36 जापानी सीईओ और प्रवासी भारतीयों से भी उनकी बातचीत करने का कार्यक्रम है। जापान यात्रा से पहले पीएम मोदी ने ट्वीट किया, मैं क्वाड समिट में शिरकत के लिए जापान के लिए रवाना हो रहा हूं। आपसी हितों से जुड़े मुद्दों और क्वाड की अलग अलग पहलुओं पर चर्चा के लिए क्वाड लीडर्स के पास एक और मौका होगा। एक दूसरे ट्वीट में उन्होंने लिखा, मैं जापान और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री, अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने के लिए उत्साहित हूं। हमारी मुलाकात द्विपक्षीय रिश्तों और आगे के विकासीय सहयोग पर चर्चा के लिए मौका देगी। Apart from participating in the Quad Summit, Prime Minister would also hold bilateral meetings with the President of the US, Prime Minister of Japan, and with Prime Minister of Australia. The Prime Minister would also engage with the Japanese business community and the Indian diaspora during his stay in Tokyo. प्रधानमंत्री मोदी के कार्यक्रमों में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ क्वाड बैठक के अलावा इन सभी राष्ट्राध्यक्षों के साथ 1-to-1 यानी अलग से द्विपक्षीय बातचीत भी करेंगे, ताकि इंडो पैसिफिक रीजन में चीन की बढ़ती दखल को रोकने के लिए एक मजबूत रणनीति तैयार हो सके। चीन की फितरत में है दादागिरी, लेकिन उसकी दादागिरी का जो तोड़ है वो ये समूह है। जब क्वाड के देश सामने आते हैं तो चीन को मालूम है कि उसके सामने परेशानियां ही परेशानियां हैं, क्योंकि चाहे एलएसी पर उसका अतिक्रमण हो या फिर ताइवान में उसके मंसूबे, हर जगह चीन के उन मंसूबों पर पानी फेरने के लिए क्वाड काफी है। उसे इस समूह की ताकत का पूरा पता है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ पीएम मोदी की द्विपक्षीय बैठक पर हर किसी की निगाहें हैं। व्यापार, रक्षा, सुरक्षा, जलवायु, शिक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच आपसी सहयोग लगातार बढ़ा है। प्रधानमंत्री मोदी की जो बाइडेन के साथ बैठक में इन सभी पर चर्चा होना तय है। साथ ही इस बात पर भी जोर दिया जाएगा कि दोनों देशों के संबंधों को और मजबूती प्रदान की जाए। लेकिन बाइडेन का पहला मकसद इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते दबदबे को रोकना है। यही वजह है कि अमेरिका ने अपने 2023 के रक्षा बजट में $1.8 अरब इंडो पैसिफिक क्षेत्र पर खर्च करने की घोषणा की है। इसके अलावा अमेरिका ने $40 करोड़ अलग से भी इंडो पैसिफिक में लगाने की पेशकश की है। ये $1.8 अरब सुरक्षा, व्यापार और कनेक्टेड इंडो पैसिफिक व्यवस्था और प्रभावी बनाने के लिए खर्च किए जाएंगे। इतना ही नहीं, अमेरिका के मुताबिक $400 मिलियन की राशि चीन के इंडो पैसिफिक में बढ़ते प्रभाव को रोकने में खर्च की जाएगी। आश्चर्य की बात है कि व्हाइट हाउस के बयान में इन $40 करोड़ को चाइनीज मलाइन इन्फ्लुएंस फंड की संज्ञा दी गई है। आसान भाषा में कहा जाए तो चीन को बढ़ती दादागिरी से रोकने वाला फंड।
इससे जाहिर है कि जो बाइडेन इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन से आर्थिक मोर्चे पर भी दो दो हाथ करने को तैयार है। चाइना हर क्वाड मीट से चिंतित रहता है, लेकिन इस पर उसकी चिंता जो है और भी बढ़ चुकी है, क्योंकि साफ तौर पर जानता है कि जो क्वाड का ग्रुपिंग है ये वास्तव में चाइना को चेकमेट करने के लिए है, चाइना की दादागिरी को रोकने के लिए है, चाइना जो गलत कार्रवाइयां कर रहा है उसको तमाम को चेकमेट करने के लिए। चाहे हम इसका जिक्र करें या नहीं करें, असली मकसद क्वाड का यही है और चाइना जो है इसको समझता है। दूसरा, बहुत बड़े पैमाने पर चाइना का जो एटीट्यूड है ताइवान के खिलाफ, वियतनाम के खिलाफ, मलेशिया, ब्रुनाई, इंडोनेशिया, हिंदुस्तान, वो गलत है और क्वाड नेशन जो है वो यकीन करेंगे कि चाइना की ये दादागिरी जो है किसी प्रकार से इसको ना बढ़ने दिया जाए। साथ ही साथ जो है रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर है उसका हर प्रकार से चाइना जो है फॉलो करे। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स मानते हैं कि अमेरिका और यूरोप चीन की सैन्य शक्तियों को चुनौती देने के लिए इंडो पैसिफिक रीजन में बड़ी हलचल बढ़ाने के फिराक में रहते हैं, लेकिन भारत इस मामले में डिप्लोमेटिकली पूरे इंडो पैसिफिक रीजन में आर्थिक व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने और दुनिया को एक नए नजरिए से व्यापार को बढ़ाने की बात करता रहा है। ऐसे में मोदी की ये जापान यात्रा तकनीकी से लेकर कूटनीति तक के मोर्चों पर भारत और जापान की दोस्ती भारत के कई दुश्मनों को साफ संकेत देने के लिए काफी है। टोक्यो से श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत, 4 शक्तिशाली देशों का एक ऐसा समूह जिससे चीन बहुत परेशान होता है। दरअसल चीन इसे एक चुनौती, एक चेतावनी, एक थ्रेट के तौर पर देखता है खुद के खिलाफ, कि ये सारे देश मिलकर उसे किस तरह की चुनौतियां देखते हैं और किस तरह से उसकी दादागिरी पर अंकुश लगाते हैं। लेकिन इन सारी बातों से इन 4 शक्तिशाली देशों को कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्वाड की 4 महाशक्तियों की मुलाकात चीन को बहुत चुभने वाली है। कल जापान से जब इसकी तस्वीरें आएंगी तो वो चीन को बहुत सताएंगी। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक साथ बैठना, बात करना, मुलाकात करना चीन को ना तो कभी अच्छा लगा है ना कभी लगेगा। इसीलिए चीन अपने बौखलाहट में क्वाड को बीजिंग विरोधी क्लब के नाम से बुलाता है। चीन मानता है कि क्वाड चीन के हितों को कमजोर करने का एक प्लेटफॉर्म है, लेकिन चीन की इस बात से क्वाड की महाशक्तियों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि ड्रैगन अपनी विस्तारवादी नीति के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। 40 घंटे का दौरा और 23 अलग अलग एंगेजमेंट्स, ये लबो-लुआब है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे का। जब यहां पर क्वाड की बैठक होगी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे वरिष्ठ प्रधानमंत्री, एक ऐसे होंगे क्वाड के बाकी सदस्यों में जो अपना पूरा अनुभव लेकर यहां पर पहुंचेंगे। अलग अलग मुद्दे तो यहां पर होंगे, लेकिन अहम यह है कि उनकी द्विपक्षीय मुलाकातें भी हैं ऑस्ट्रेलिया, जापान और साथ ही अमेरिका के साथ। इंडो पैसिफिक इलाके में चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत अवैध निर्माण कर रहा है, जिसके तहत चीन भारत को घेरना चाहता है। सबसे पहले आप स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति को समझिए। भारत को घेरने की कोशिश में चीन पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार और मालदीव जैसे देशों का इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, श्रीलंका के हम्बनटोटा, बांग्लादेश के चिटगोंग पोर्ट, म्यांमार का क्योकप्यू पोर्ट, मालदीव के फेदू फिनोलू द्वीप को चीन ने अपना बेस बनाया। इन सभी देशों को मिलाकर एक माला जैसी आकृति बनती है, जिसे चीन स्ट्रिंग ऑफ पर्ल का नाम देता है। चीन की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति उसकी उसी सिल्क रूट का हिस्सा है जिसे वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहता है। आज हमारे बायलैटरल रिलेशंस, जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, उसमें जापान बहुत आगे है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में भी काफी आगे है। आपने देखा हाई स्पीड ट्रेन की बात करें या और नॉर्थ जो कॉरिडोर्स हैं हमारे इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, उसमें, और या आईसीटी सेक्टर में, हर चीज में जापान के साथ हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं। दूसरा P2P कनेक्ट जिसको कहते हैं वो काफी बढ़िया बन गया है, और बुद्धिज्म जो है वो भी हमारे रिश्तों के बीच में एक काफी बड़ा रोल अदा करता है। तो मेरा मानना यह है कि आज की डेट में हमारे रिश्ते दोनों कंट्रीज में बायलैटरली बहुत अच्छे हैं, और जहां तक एक चाइना का एक थ्रेट रहता है उसमें भी हमारी जो
समस्याएं कहें या हमारे जो कंसर्न्स हैं वो काफी सिमिलर हैं। तो इसलिए दोनों के, और जापान के साथ हमारे रिश्ते जो हैं अगर आप देखें तो वो एक मुल्क है जिसके साथ हमने सबसे पहले समिट शुरू की थी, समिट लेवल डिस्कशंस। स्ट्रिंग ऑफ पर्ल नीति के तहत चीन को एक वैश्विक शक्ति बनना है। यही वजह है कि दुनिया के टॉप बंदरगाहों में 7 अकेले चीन के हैं। चीन अपने बंदरगाहों के जरिए व्यापार ही नहीं बल्कि लोन देकर उस देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करके घुटनों पर ला देता है। श्रीलंका इसका लेटेस्ट उदाहरण है। चीन दूसरे देशों में अपने बंदरगाहों का इस्तेमाल व्यावसायिक गतिविधि, सुरक्षा और जियोपॉलिटिक्स के लिए करता है, जिसके सहारे वो दूसरे देशों को आर्थिक मदद के बहाने अपनी सैन्य ताकत को बढ़ाता है। लेकिन चीन की बढ़ती ताकत को काबू करने के लिए भारत एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम कर रहा है, जिसके तहत भारत वियतनाम, दक्षिण कोरिया, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, थाईलैंड और सिंगापुर जैसे देश एक साथ अहम सैन्य अड्डों और रणनीतिक समझौतों को अंजाम दे रहे हैं ताकि चीन को जवाब दिया जा सके। इसके अलावा दक्षिण पूर्व एशियाई देशों की अर्थव्यवस्था को साथ लेकर चलना भारत का एक बड़ा मकसद है। क्वाड की इस मीटिंग में भारत का एजेंडा बिल्कुल साफ है। पहली बात तो ये कि वो चाहता है कि डेमोक्रेसी यानी रूल ऑफ लॉ और प्लूरलिज्म इस पूरे क्षेत्र में फैले, और दूसरे साथ में डेवलपमेंट भी होना चाहिए। डेवलपमेंट इस तरह का हो कि जिससे मुल्कों को फायदा हो, देश को फायदा हो, न कि ऐसा डेवलपमेंट के नाम पे उनको बिल्कुल इकोनॉमी ही उनकी कोलैप्स हो गई, यानी इस तरह के का लोन दिया जाए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स बनाए जाएं जिससे देश को फायदा हो और उससे ये ना हो कि वो अपने उसको बर्दाश्त न कर पाए। उनकी जो इकोनॉमी है उसका ऋण भी अदा कर सके, उसका लोन भी वापस कर सके और मुल्क में तरक्की भी हो। आसान भाषा में कहा जाए तो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की वो घेराबंदी है जिससे चीन की सेना किसी न किसी तरह से इस इलाके में स्थायी तौर पर मौजूद है। चीन ने पाकिस्तान से लेकर मालदीव तक अपने सैन्य अड्डे बना लिए हैं। चीन के इस अवैध कब्जे वाली नीति को रोकने के लिए अमेरिका भारत के साथ मिलकर क्वाड में जवाब देने की तैयारी कर रहा है। क्वाड के चारों देश इंडो पैसिफिक में नए आर्थिक ढांचे की शुरुआत करेंगे। नई पहल का नाम होगा IPEF यानी इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, जिसके जरिए क्वाड अपनी व्यापारिक अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के साथ साथ चीन की सैन्य ताकत पर लगाम लगाएगा। यही वजह है कि चीन को जापान में होने वाली क्वाड मीटिंग बहुत परेशान कर रही है। यहाँ पर बहुत सारी बैठकें होनी है। यहाँ इंपीरियल होटल है बस हमारे ठीक पीछे, वहां पर जो भारतीय समुदाय है यहाँ का उसको संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। उद्योगपतियों से यहाँ पर मुलाकात वो करने वाले हैं। लेकिन जो क्वाड की बैठक है और खासकर जो बायलैटरल्स हैं, चाहे जो बाइडेन से हो या फिर ऑस्ट्रेलिया और जापान के प्रधानमंत्रियों से हो, वो बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। इन सारी चीजों को लेकर मैंने खास बातचीत की यहाँ जो एम्बेसडर हैं SK वर्मा, उनसे सुनिए क्या कहा उन्होंने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान दौरे पर आ रहे हैं। उससे पहले एम्बेसडर SK वर्मा हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत है सर आपका। प्रधानमंत्री जब भी आते हैं बड़ा व्यस्त कार्यक्रम उनका रहता है, तो इस बार कितना व्यस्त होने वाले हैं? इस बार भी बहुत व्यस्त हैं और हम लोग बड़े भाग्यशाली हैं कि हमारे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो हमेशा समय को पूरी तवज्जो देते हैं और उसके हिसाब से समय का पूरा उपयोग भी करते हैं। तो इस बार जब यहाँ पर हैं तो अवश्य भारतीय कम्युनिटी जो यहाँ पर भारतवंशी हैं उनसे एक मुलाकात होगी, उनसे एक इंटरेक्शन होगा। बिजनेस से इंटरेक्शन है 2 अलग अलग फॉर्मेट में। कुछ ऐसे हैं जिसमें कि 1-on-1 बिजनेस लीडर्स के साथ बातचीत है और एक राउंड टेबल है जिसमें कि लगभग 35 CEOs बड़े बड़े जापानी बिजनेसेस के इकट्ठे आएंगे। 40,000 संख्या यहाँ पर भारतीयों की, लेकिन ऐसी भूमिका सबकी है जो काफी निर्णायक हो जाता है जापान के लिए। तो प्रधानमंत्री का यहाँ पर आना, यहाँ पर मुलाकातें होना कितना उत्साह बढ़ाता है? बहुत ज्यादा। मुझको लगता है बेहतर होगा कोई अगर भारतीय कम्युनिटी का कोई सदस्य इस बारे में बात कर सके। लेकिन मुझको जो अंदर से महसूस होता है, एक उल्लास नजर आता है भारतीय कम्युनिटी में, एक उनमें थोड़ा जोश नजर आता है कि वो अपने प्रधानमंत्री को यहाँ पर रिसीव कर रहे हैं। उनसे उनकी बात सुनने का उनको एक अवसर मिल जाता है। जो 40,000 जो आपने बात की उसमें 12,500 ऐसे हैं
जो कि हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स हैं। तो वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो फाइनेंस में है, वो मैनेजमेंट में है। ये जो लोग हैं, ये भारत और जापान की मित्रता को और सुदृढ़ता प्रदान करते हैं। उसके अलावा एक अच्छी संख्या ऐसे लोगों की जिनका अपना बिजनेस है यहाँ पे, उनको ये बहुत अधिक उत्साहित करता है इस तरह का विजिट। और जब प्रधानमंत्री आते हैं तो अवश्य ही जापान का भी एक पूरा फोकस प्रधानमंत्री की तरफ हो जाता है और जो बोलते हैं उसकी तरफ हो जाता है। तो जनरली उनके इस तरह की उनकी यात्राओं से पारस्परिक संबंध और सुदृढ़ होता है। सांस्कृतिक तौर पर बहुत ज्यादा समानताएं हो जाती हैं दोनों संस्कृतियों में और बहुत हजारों साल पुरानी जाती है ये दोस्ती। पर आर्थिक तौर पर जिस तरह के कदम बढ़ाए गए हैं और जिस तरह से जापान की ओर से भी कई चीजें एक तरह से आश्वस्त किया गया है भारत को उन करार को लेकर, तो हम उस दिशा में अर्थव्यवस्था के हिसाब से कुछ और बेहतरी की उम्मीद? बिल्कुल। अगर आप याद करें तो 19 मार्च इस साल जब जापान के प्रधानमंत्री किशिदा भारत की यात्रा जब उन्होंने की, तो दोनों प्रधानमंत्रियों ने मिलकर यह मंसूबा बनाया कि अगले 5 वर्षों में हम 5 ट्रिलियन येन का प्राइवेट, पब्लिक और फाइनेंसिंग ये सब लेकर भारत से जापान आएंगे। तो ये एक जो महत्वपूर्ण उन्होंने डिसीजन लिया है, इसका फॉलो अप तो करना अनिवार्य है और वो तो जो आर्थिक स्टेक होल्डर्स है वही करेंगे। तो इस केस में बिजनेस से जो इंटरेक्शन होता है, जो आर्थिक सेक्टर के और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इंटरेक्शन होता है, वो बहुत एक अहम भूमिका अदा करता है। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो पॉलिमी साहा के साथ श्वेता सिंह, टोक्यो आज तक। और अब जापान के बाद हम भारत के मुद्दे की तरफ लौटते हैं, क्योंकि भारत में सबसे अधिक चर्चा अगर किसी एक मुद्दे की है तो वो है ज्ञानवापी का विषय। अदालत में एक तरफ बनारस में भी मामला चल रहा था और सुप्रीम कोर्ट में भी, लेकिन अब आखिरकार जो जिला जज हैं उनकी देखरेख में सुनवाई की शुरुआत होनी। सोमवार को जिला जज अजय कुमार विश्वेश सुनवाई की तारीख और सुनवाई की पूरी टाइमलाइन पर बात कर सकते हैं। सुनवाई से पहले ज्ञानवापी मुकदमे से जुड़ी सभी फाइलें जिला अदालत को ट्रांसफर कर दी गई। इस केस से जुड़ी कुछ खास बातें आपको जरूर जाननी चाहिए, जैसे जिला जज को पूरी सुनवाई 8 हफ्ते में पूर्ण करनी है, यानी करीब 2 महीने के अंदर तेजी से सुनवाई करते हुए किसी नतीजे पर पहुंचना है। केस चलने के दौरान शिवलिंग के दावे वाली जगह को सील करके ही रखा जाएगा। मस्जिद वाली जगह पर मुस्लिमों के नमाज पढ़ने पर रोक नहीं होगी। नमाज से पहले वजू करने के लिए प्रशासन ने अलग से व्यवस्था की है। प्रशासन ने सुनवाई के दौरान किसी भी तरह की अफवाहों से दूर रहने की सलाह दोनों पक्षों को दी। इस मामले की सुनवाई शुरू हुई थी तो ये श्रृंगार गौरी केस कहलाया था, क्योंकि 5 महिलाओं ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था कि वो श्रृंगार गौरी की पूजा करना चाहती हैं ज्ञानवापी परिसर में। लेकिन जब सर्वे हुआ तो उसमें कई चीजें सामने निकल कर आई, जिसमें सबसे बड़ी चीज थी कि वजू खाने में एक ऐसी आकृति जिसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग कहा। तो मुमकिन है अब जब दोबारा सुनवाई इसकी शुरू हो तो इसके कई और पहलू खंगाले जाएं। ज्ञानवापी में मौजूद हर पत्थर की मूरत में शिव की सूरत तलाशने की जद्दोजहद जारी है। शिवलिंग और फव्वारे के बीच की जंग जिला अदालत में कल से शुरू होने जा रही है। ज्ञानवापी एक मंदिर है या मस्जिद, वजू खाने में मिली शिला शिवलिंग है या कुछ और, इस पर बहस कोर्ट में होगी। लेकिन सुनवाई से पहले एक नए शिवलिंग का उद्भव हो गया है, जिसने इस विवाद को नया रुख दे दिया है। कोर्ट ने रिसीव किया प्रथम तल पे, भूतल पे नहीं किया है। आप गलत सूचना मत। भूतल में कोई न मुसलमान का अधिकार था न कुछ है। जो नीचे हमारे जो भूतल की मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रथम तल की, हम विवाद में नहीं है, हम अपने वाद को रख रहा हूँ। फिलहाल अब दर्शन नहीं होते, आप चाहते हैं कि वो दीवार को दर्शन से जरूरी है बाबा का सेवा पूजा हो, उनका पूजा नहीं होता। पहले सेवा पूजा हो। देखिए दर्शन करना है तो दूसरा काम है। पहले बाबा को जब खोलेंगे तब तो बाबा के भक्त आएंगे। जब बाबा ही कैद में रहेंगे तो कब तक कैद में रखे जाएंगे? क्यों रखे जाए? उनका अपराध क्या है? वो विश्वेश्वर महादेव का अपराध क्या है? क्यों उनको कैद में रखा जाएगा? ज्ञानवापी के वजू खाने के नीचे एक और शिवलिंग होने का दावा पेश करके महंत कुलपति तिवारी ने नई बहस को जन्म दिया है। दरअसल ज्ञानवापी परिसर में हिंदू संस्कृति से जुड़े प्रतीकों को हिंदू पक्ष सबूतों की तरह पेश करेगा। ये मामला श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा की अनुमति से भी जुड़ा हुआ है। अभी तक मुस्लिम पक्ष हिंदू पक्ष के इन्हीं दावों की काट तलाशने में जुटा हुआ था।
लेकिन अब वजूखाने में मिली शिला की पूजा और भूतल में नए शिवलिंग होने के दावे ने मुस्लिम पक्ष को और उलझा दिया है। ज्ञानवापी परिसर में 5 महिलाओं ने याचिका लगाई कि श्रृंगार गौरी मंदिर के दर्शन करने की उन्हें अनुमति दी जाए। उसके बीच में सर्वेक्षण हुआ और कई प्रमाण और साक्ष्य एक एक करके सामने आए, लेकिन अब इस तरीके की आवाज या इस तरीके की याचिका निकल के सामने आ रही है जहां पर नंदी के सम्मुख जिस तरीके से भगवान शिव दिखाई देते हैं उनके दर्शन की भी अनुमति अब मिलनी चाहिए। ये बात कोई और नहीं कर रहा बल्कि काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत डॉक्टर कुलपति तिवारी हमारे साथ हैं इस पूरे मामले पे बात करने के लिए। मन जी, आपको क्यों लगता है कि आप जिस तरीके से बातचीत आपसे हो रही थी, पहला प्रमाण क्या है या पहली आपको क्या लगता है कि उस दर्शन को, उस शिवलिंग के दर्शन की आप अनुमति मांग रहे हैं, किस आधार पे आपको लगता है? दर्शन की अनुमति नहीं मांग रहा हूँ, आप लोग गलत जो है बता रहे हैं। बाबा विश्वनाथ जी का शिवलिंग, विश्वनाथ का शिवलिंग है, उसकी मैं पूजा पाठ, उनका राग भोग स्नान, क्योंकि हमारे यहाँ नियम है कि बाबा अगर हैं तो उनका जो है दैनिक जो है स्नान ध्यान पूजन पाठ करा, ये महंत का दायित्व और व्यवस्था करना मेरा धर्म है और उसको जो है लागू करने की मेरी जिम्मेदारी है। और भक्तों को खोलने की परमिशन अभी नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि भक्तगण जब खुलेंगे, जब पूरा विवाद खत्म हुआ। लेकिन मैं ये दावा के साथ कर सकता हूँ वहाँ पर शिवलिंग है नीचे, और नीचे के शिवलिंग का जो पूजा पाठ जो सन 92 से बंद है उसको जो मैं चालू जो पहले चलता रहा उसको मैं पुनः लागू करने के लिए याचिका दाखिल कर रहा हूँ। नंदी से 83 फीट दूर शिवलिंग जैसी आकृति मिली। ज्ञानवापी में हर दरो दीवार पर त्रिशूल, स्वास्तिक और घंटियों की आकृति मिली। तहखाने में मौजूद पुराने खंभों पर संस्कृत में श्लोक लिखे होने का आभास हुआ। ये वो सबूत हैं जिन्होंने ज्ञानवापी के प्राचीन इतिहास को टटोला है। ये एक बड़ी वजह है कि काशी विश्वनाथ के महंत अब 154 साल पुराने प्रमाणों के साथ अपने आराध्य की पूजा अर्चना का अधिकार मांग रही है। देखिए, मैं आपको एक प्रमाण दिखा रहा हूँ। ये है 154 साल, ये प्राचीन है। अब ये 2022 है, ये 2022 है। देख लीजिए, ये विश्वनाथ जी का भी वर्तमान शिखर है जो यहाँ पर है। ये तारकेश्वर भगवान है, ये रानी भवानी मंदिर था। प्रधानमंत्री कैडो ने इसको व्यवस्थित कर दिया, इसको अलग अलग कर दिया। ये देखिए, यहाँ से शुरू हुआ, ये रास्ता आता है ज्ञानवापी मैदान में आता था। ये देखिए, यहाँ पे पूरा वो था। ये है मंडप, ये है मस्जिद का देखिए रूप बाहर का, ये जो कहते हैं मेरे मंदिर का स्वरूप, ये बाहर इस तरह से बना हुआ है। और ये है नंदी भगवान, यहाँ से आते हैं, ये नंदी भगवान है। प्राचीन काल में ढिबरी की व्यवस्था होती है, जैसे मिट्टी का तेल लगा के इसमें जो है लोग जो थे हमारे सेवादार उसमें लगा रात में लाइट जाए। ये हमारे नंदी भगवान है। यहाँ देखिए लोग बैठे रहते थे और इस तरह से जो यहाँ पर यही दरवाजा है जहाँ पे वो शिवलिंग है। अच्छा। जो नीचे के तल में है। अच्छा। मतलब ग्राउंड फ्लोर में। इसके बगल में कुआं है पूरब साइड में। उस कुएं से जो है भगवान शंकर को माँ पार्वती जब आई थी काशी भगवान शंकर, तो कहा पानी में, तो भगवान शंकर ने कूप का निर्माण किया, ज्ञान कूप कहते हैं। उस कूप में बाहर कर वही जो है कूप है। जिस पश्चिमी दीवार को लेकर मुख्य विवाद छिड़ा था, महंत कुलपति तिवारी ने उस पश्चिमी दीवार की एक तस्वीर दिखाकर भी नए दावे किए। उनके मुताबिक ये तस्वीरें ज्ञानवापी का असली इतिहास है। ये देखिए, जो ये आप देख रहे हैं, ये हमारे पश्चिमी द्वार है। ये पश्चिमी द्वार है। इसी पे इनका देखिए टोपा है। देखिए हमारे मंदिर का, ये देखिए आकृति इसी तरह मेरे मंदिर में है। देख लीजिए, ये क्या है, देखे, इसी को जो है कहते हैं मेरा मस्जिद है, नमाज है, मेरा है। जो ये है, ये देखिए हमारा लकड़ी का गेट, पहले इसको खोला जाएगा पीछे का, ये टीला है। यहाँ एक शिवलिंग है, यहाँ एक शिवलिंग है, यहाँ एक शिवलिंग है। और ये देखिए पूरा मंदिर की दीवार है। ये सब चीज के, ये साधु सन्यासी थे, बैठ के खाते थे, पीते थे, चल रहा था। यही सब चीजें हैं। ज्ञानवापी में मिली शिला को फव्वारा बताने वाले मुस्लिम पक्ष के लिए नई नई याचिकाएं, नई नई परेशानियां हैं। इन नए दावों पर मुस्लिम पक्ष किसी भी तरह की टिप्पणी करने से बच रहा है। अभिषेक मिश्रा, वाराणसी, आज तक। इस पूरे मामले में दोनों पक्ष अपने अपने तर्क रख रहे हैं। हम दोनों पक्षों के जो अहम तर्क है वो आपके सामने रखते हैं।
मुस्लिम पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी एक मस्जिद है, यहां आजादी से कई साल पहले से ही नमाज पढ़ी जाती रही है। इस पर हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी की जमीन के मालिक आदि विश्वेश्वर हैं। हिंदू पक्ष का कहना है कि ज्ञानवापी कोई मस्जिद नहीं, क्योंकि औरंगजेब ने संपत्ति को समर्पित करके वक्फ नहीं बनाया था। यह संपत्ति हजारों साल से आदि विश्वेश्वर के पास है और औरंगजेब ने इसे छीना था। मुस्लिम पक्ष का दावा यह भी है कि ज्ञानवापी पर पूजा स्थल कानून 1991 लागू होता है, इसीलिए उसका सर्वे किया जाना इस कानून का उल्लंघन है, क्योंकि कानून के तहत ज्ञानवापी के धार्मिक चरित्र से छेड़छाड़ नहीं की जा सकती। इस पर हिंदू पक्ष का दावा है कि ज्ञानवापी की संपत्ति का धार्मिक चरित्र हमेशा से ही हिंदू मंदिर का रहा है, क्योंकि 1669 में मंदिर को तोड़वा कर ही इस मस्जिद का निर्माण हुआ और हमेशा से यहां हिंदू धर्म के अनुसार पूजा अर्चना होती रही। ज्ञानवापी के जो सर्वे हुआ है उसमें जो सारी बातें निकल कर आई हैं उससे हिंदू पक्ष बहुत ज्यादा उत्साहित है, लेकिन हम 3 वकीलों के माध्यम से आपको बताते हैं कि वो तर्क आखिर हैं क्या जिसे लेकर इतना उत्साहित नजर आ रहा है हिंदू पक्ष। वाराणसी गजेट ये कब बनाया गया था? आप इसको हम पढ़ दे रहे हैं। हाँ। गजेट्स उत्तर प्रदेश लखनऊ प्रिंटेड एट द गवर्नमेंट प्रेस इलाहाबाद यूपी 1956। ये प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, इसमें कहीं भी ये स्थिति नहीं बताई गई है कि साहब अगर आपको कोई राइट आपका इन्फ्रिंज होता है तो उस स्थिति में रेमेडी के लिए आप कहां जाएंगे। ज्ञानवापी का धार्मिक चरित्र क्या है? क्या वहां आदि विश्वेश्वर का मंत्रोच्चार होगा? विश्वेशम समोलिंगम नकाशी सदृशीपुरी मणिकर्णिका समो तीर्थम ब्रह्मांडम गोलोके महितले, या फिर खुदा की इबादत होगी? ये वो सवाल हैं जिनके जवाब कोर्ट को तलाशने हैं। वाराणसी की जिला अदालत पर यह जिम्मेदारी है कि वो तथ्यों की पड़ताल करे और ये तय करे कि इस संपत्ति का इतिहास क्या था और भविष्य क्या होगा। लेकिन जिला अदालत में जिरह से पहले हिंदू पक्षों के उन दावे को आज तक अपने सामने परख रहा है जो मुस्लिम पक्ष की दलीलों को गलत बता रहे हैं। आज तक पर 3 वकीलों ने बताया कि आखिर ज्ञानवापी पर हिंदू पक्ष का दावा इतना मजबूत क्यों और कैसे है। पुराणों, पुरानी किताबों और वाराणसी के गजेटियर के जरिए ज्ञानवापी के हिंदू मंदिर होने के सबूत सामने रखे गए। औरंगजेब ने यहाँ के सिर्फ बिंदु माधव और जो विश्वनाथ जी का टेम्पल है उसी को तोड़ने का आदेश नहीं दिया, बल्कि संस्कृत कॉलेजों को भी तोड़ने का काम किया। और यहाँ के लेकिन अभी जो ज्ञानवापी है उसको लेकर क्या इसमें जिक्र मिलता है कि विश्वनाथ टेम्पल को तोड़कर लिखा ना, ऑन द साइट ऑफ इस 2 हाई मिनरेट्स बीइंग बिल्ट ऑन वन। मतलब क्या ये आधार बनेगा? अभी कोर्ट में जो मामला पहुंचा है, क्या ये आधार बनाएगा उसका? एकदम इसका आधार बनना चाहिए और बनेगा, क्योंकि देखिए नीचे कहाँ से लिया गया है। ये जो टीम पूरा जो भारत उत्तर प्रदेश की सरकार की टीम थी जिसने अपने गजेटियर में इसको कहां से ये लिया है, इसका भी शेयरिंग और जो मास के आलमगिरी ये इस किताबों से, और इसका जो मेन जो फरमान है वो जो है कलकत्ता में जो एशियाटिक सोसाइटी है वहाँ प्रिजर्व है। ज्ञानवापी केस में याचिकाकर्ता के वकील अनुपम द्विवेदी ने कमीशन की रिपोर्ट दिखाई और बताया कि शिवलिंग का जो दावा किया जा रहा है पुराणों में उसके पुख्ता साक्ष्य। ये जो कमीशन में बताया गया है, ये देखिए ये तालाब है और इसमें हम शिवलिंग का ये दावा करते हैं। अगर ये शिवलिंग हमको मिल गया तो स्कंद पुराण के हिसाब से भी अगर कोई डीटी विराजमान है, कोई मूर्ति विराजमान है, तो ऐसी स्थिति में वो जगह उस मूर्ति उस डीटी की होगी। स्कंद पुराण की बातों को कोर्ट में आप लोग जब रखेंगे तो वो कितना मजबूत आधार आप लोगों का तैयार कर सकता है? एविडेंस का पार्ट होता है मैम, पार्ट होता है एकदम वो स्कंद पुराण एविडेंस का पार्ट माना जाएगा, एविडेंस का पार्ट माना जाएगा, एविडेंस एक्ट में मेंशन्ड है। ज्ञानवापी को मंदिर साबित करने के लिए ऐसे कई सबूत जिला अदालत के सामने रखे जाएंगे, लेकिन इस बीच सवाल 1991 में बने एक्ट पर भी है जिसका जिक्र बार बार मुस्लिम पक्ष कर रहा है। आपको मैं बताऊं कि देखिए पहली बात तो ये कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 जब पास हुआ है उसके पहले से लॉर्ड विश्वेश्वर का मुकदमा चल रहा है। तो जब कब से चल रहा है? 1991 का जो सूट हमारा पेंडिंग है, ठीक है, वो चल रहा है। 1937 में दीन मोहम्मद ने मुकदमा किया था, तो लीगल हिंड्रेंस जो है वो क्रिएट हो चुका है। साथ ही हिंदू पक्ष कोर्ट में ये साबित करने की कोशिश करेगा कि आजादी के वक्त ज्ञानवापी का स्वरूप मंदिर ही था। संक्षेप में इसमें जो ये मामला है कि संक्षेप इसमें एक्ट ये है कि 15 अगस्त 1947 में जो धर्मस्थल जिस स्थिति में वही रहेंगे। तो इसमें हमारा ये कहना है कि हिंदू पक्ष जो भी यहाँ बनारस का रहने वाला है उसको पता है कि 15 अगस्त 1947 में इसका नेचर मंदिर ही था। मुस्लिम पक्ष कहता है कि मस्जिद था।
ये बातें तो कानूनी दलीलों की है, लेकिन ज्ञानवापी को लेकर वाराणसी में हर ओर चर्चा जारी है। आज तक संवाददाता चित्रा त्रिपाठी जब बीएचयू कैंपस पहुंची तो कई छात्रों ने श्लोकों के जरिए ज्ञानवापी में मंदिर होने के दावे को सही बताया। लिंग पुराण में एक श्लोक मिलता है जिसमें लिखा गया है कि देवस्य दक्षिणा भागे वापी, देवस्य दक्षिणा भागे वापी तिष्ठति शोभना तस्यात् मोदक पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। इस श्लोक से ही स्पष्ट हो जाता है कि जहाँ विश्वेश्वर है उसके दक्षिण भाग में यह जो कूप है वो ज्ञानवापी का कूप है। ठीक है। अब जिला अदालत में इन तमाम दावों दलीलों पर जिरा होगी, जिसके बाद इसका सच सामने आ सकेगा। चित्रा त्रिपाठी, कुमार अभिषेक, समर्थ श्रीवास्तव के साथ रोशन जायसवाल, वाराणसी, आज तक। ज्ञानवापी के सर्वे में जो भी बातें सामने आई हैं हम आपके सामने रखते रहे हैं, आपको दिखाते रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें बताते रहे हैं। जो उस सर्वे में शामिल रहे हैं वो लोग आपके सामने अपनी आंखों देखी रखते हैं। लेकिन वो व्यक्ति जिसने वो पूरी रिकॉर्डिंग को कैद किया है, न सिर्फ अपनी आंखों से देखा है बल्कि कैमरे में उस सबको रिकॉर्ड किया है, वो गणेश शर्मा आज तक पर आपको बताएंगे कि क्या क्या सबूत, क्या क्या साक्ष्य, कौन कौन सी तस्वीरें उन्होंने अपने कैमरे में कैद की। इस वक्त हमारे साथ गणेश शर्मा हैं। स्वागत है गणेश जी आपका। सबसे पहले तो सब लोग जानना चाहते हैं कि सचमुच वहां क्या क्या चीजें आप लोगों ने देखी, क्या क्या चीजें आपने कैद की, और उसमें सबसे अहम क्या रहा। जिस शिवलिंग की चर्चा की जा रही है, जिसे फव्वारा भी कहा जा रहा है, कमीशन ने काला पत्थर कहा है, आप लोगों ने जब देखा तो वो क्या है? देखिए, कमिश्नर महोदय सर्वे करने गए, जहां जहां उन्होंने कहा वहां हम लोगों ने फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की। पूरा लगभग 5 दिन में अलग अलग सर्वे हुए और मुझे लगता है कि हम लोग चप्पे चप्पे की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी हम लोगों ने की है और सारी चीजें रिपोर्ट में आई भी हैं, आप लोगों के पास में भी हैं कि वहाँ क्या था। हाँ, अंदर में बहुत सारी चीजें हैं जो मीडिया में चल भी रही हैं, कहीं कहीं नहीं भी चल रही हैं। तो जो भी चीजें हैं सारी चीजें रिपोर्ट में है। आप जो भी मुझे पूछेंगे मैं आपको बताऊंगा। ये बताइए कि सबसे ज्यादा चर्चा सबसे पहले तो शिवलिंग की इस वक्त चल रही है कि वो शिवलिंग ही है, ऐसा हिंदू पक्ष का कहना है। मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो फव्वारा है। आपने तो उसकी फोटो नजदीक से जाकर क्लिक की होगी, बिल्कुल। आपने हो सकता है छुआ भी हो या न भी छुआ हो, लेकिन आपको वो क्या दिखा? क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो लोग अभी तक नहीं जानते हैं? क्योंकि एक ही वीडियो आया है जिसे लोग देख रहे हैं, तो वो है क्या, किस तरह का मटेरियल है, कितना उसका व्यास होगा, क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले वहाँ पे कोई ऐसे धार्मिक भावना वाला माहौल नहीं था और दोनों पक्ष के लोग थे। मुस्लिम पक्ष के वकील थे और 1-2 और लोग थे और हिंदू पक्ष के वकील थे। तो वहाँ पे शिवलिंग को छूना, प्रणाम करना, हर हर महादेव करना, ये सब वर्जित था। ये आदमी कर भी नहीं सकता था क्योंकि दर्शन करने नहीं गया है, वहाँ पे सर्वे हो रहा है। और सर्वे में जो प्रथम दृष्टया वहाँ पे पत्थर निकला, एक पक्ष ने फव्वारा कह रहा है, दूसरा पक्ष जो है शिवलिंग कह रहा है। तो दोनों के अलग अलग तर्क हैं। अब उस तर्क से सामने आएगा कि वो फव्वारा है या शिवलिंग है। आपने क्या देखा? जिसे लोग शिवलिंग कह रहे हैं वो काला चमकीला पत्थर है और पर्वताकार जैसा है, क्योंकि मीडिया में केवल ऊपरी 25% वो दिख रहा है, दृश्यमान है कि ऊपर से, और नीचे से मीडिया में जो वीडियो चल रहा है उससे उसका आकृति क्या है, आकार कैसा है, वो कोई भी नहीं देख पा रहा है, नहीं समझ पा रहा है। आपने देखा होगा? हमने तो देखा है और वो वहां पे थोड़ी लाइट कम बेसी थी तो थोड़ा एक्सपोजर सेट करके ऐसा किया कि जो जज महोदय या जिसको भी उसको देखना वो प्रॉपर देख सके, नीचे कैसा है, ऊपर कैसा है। तो हमने उसको देखा है, अच्छे से देखा है। कैसा है नीचे से, जैसा अभी हमें वीडियो में दिख रहा है, आंखों से और आपके कैमरे से वो कैसा दिखता है? अभी प्रथम दृष्टया तो ऐसा दिख रहा है कि ऊपर जो है वैसा ही नीचे भी होगा, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऊपर की चौड़ाई इतनी है और नीचे जाके वो इतना करीब चौड़ा हो गया। और उस समय एक जेई महोदय वहां पे आए थे, उन्होंने फीता से नापा, तो जो फीता पूरा गोलाकार करके नापा वो 12 फीट से कुछ ज्यादा था। 12 फीट ऐसे पूरा व्यास एकदम सटा कर नापा, तो जो नीचे की चौड़ाई वो 12 फीट से ज्यादा है, गोल घेरा उसका। तो ये क्या पर्वताकार है या सिर्फ सीधा शिवलिंग? नहीं, ये पर्वताकार है। नीचे की चौड़ाई क्रमशः ज्यादा है, फिर ऊपर और कम हुई है और ऊपर और कम हुई है, ऐसा पर्वताकार है। और वो पत्थर कैसा है? काला चमकीला पत्थर है। इतने समय, काफी समय हमको लगता है वो पानी में डूबा हुआ है, पर उसकी चमक में कोई फर्क नहीं पड़ा है।
थोड़ी सी सफाई हुई, वापस चमक रहा है। और जैसा काशी विश्वनाथ मंदिर में अन्य जो काला शिवलिंग में जो मटेरियल लगा हुआ है, बिल्कुल कुछ उसके जैसा ही है। अच्छा, आपको वहाँ पे क्या किसी तरह का ये प्रमाण दिखा कि उसके आसपास कोई पाइप बनी हो, कोई स्ट्रक्चर बना हो जिससे कि वो फवारे की चीज उसमें बन जाए? वहाँ पर एक कमिश्नर महोदय ने कहा कि अगर ये फव्वारा है तो उसको चालू करके दिखा दीजिए, तो वहाँ पे उपस्थित लोगों ने मना किया कि नहीं, ये नहीं चल पाएगा, खराब हो चुका है। और हम लोगों ने वहाँ पे लगभग सब जगह फोटोग्राफी वीडियोग्राफी की है, तो पानी की सप्लाई उसमें हो रही हो ऐसा मुझे कोई दिखा नहीं, कोई साक्ष्य नहीं दिखा कि कहीं पानी की सप्लाई हो रही हो। और पानी के नीचे जो डूबा हुआ है वो वाली बात तो है ही है। अच्छा, एक चीज और लोग जान जाएंगे, जैसे ये पहले तल्ले पर मस्जिद का वजू खाना है, नीचे तहखाना है, और पहले तल्ले पे ही वो शिवलिंग या फिर अगर आप उसे कहें फवारा तो दिखता है। उसके नीचे आप लोगों ने तो चूंकि चप्पे चप्पे पर उसकी फोटोग्राफी की है, क्या वो पहले तल्ले से ही वो उठा है या फिर वो नीचे भी उसका जड़ जाता है? देखिए, इसकी तो डिमांड की जा रही है कि नीचे की दीवारों को खोल कर देखा जाए उसकी गहराई कितनी है। पीछे जो दीवार है वहां मुझे एक विशेष चीज दिखाई पड़ी, एक पत्थर का फ्रेम, एक अच्छे क्वालिटी के पत्थर का फ्रेम जो करीब 1-1.5 फुट के आसपास का होगा, वह नीचे लगा था दीवार में, और एक छोटी सी पाइप निकली थी पानी निकलने के लिए। मुझे लगता है कि अगर यह वजू खाने से कनेक्टेड होता तो पानी उससे निकाल दिया गया होता। 2 पंप मंगाए गए थे पानी निकालने के लिए, तो वो वजू खाने का पाइप तो नहीं था, और वो शिवलिंग से थोड़ा सा पास में ही पाइप निकला हुआ था। तो हो सकता है कभी अर्घा वगैरह कुछ रहा हो ऐसा। चाहे ज्ञानवापी की खबरें हो या फिर क्वाड से जुड़ी हुई कोई भी खबर, आज तक आपको करता रहेगा खबरदार। अभी के लिए इतना ही।